हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओनली आइज फाउंडेशन। सभी फ्रेंड्स का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं पॉलिटी क्लास 9 एनसीईआरटी एंड इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी, हमें लोकतंत्र क्यों चाहिए, कैसा लोकतंत्र चाहिए। और जब विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश एक डेमोक्रेटिक कंट्री है इंडिया, ऐसे में क्या क्या प्रैक्टिसेस है जो कि हम डेमोक्रेसी की फॉलो करते हैं। सो व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। ठीक है, इसके पहले देख लो कि कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि टेबल ऑफ कंटेंट की बात करते हैं, चैप्टर्स की बात करते हैं। फर्स्ट चैप्टर जिसमें कि डेमोक्रेसी है जो कि आज हम कंप्लीट करेंगे। सेकंड जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन है, और या अब आप सभी को बता दूं कि इन सभी चैप्टर्स में, इन सभी टॉपिक्स में हम करने के वाले हैं हर एक को यूपीएससी की डिमांड के अकॉर्डिंगली पढ़ेंगे, केवल एनसीईआरटी नहीं पढ़ेंगे। डेमोक्रेसी को अगर हम जानेंगे तो और भी तरीके से जानेंगे, है ना। तो सभी में जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन की बात करेंगे तो इससे आपका पूरा जो कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन है वो सब तैयार हो जाएगा, चाहे चैप्टर में हो या ना हो। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड डेमोक्रेटिक राइट्स। ठीक है, तो ये 5 चैप्टर्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट है आपको पॉलिटी को समझने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन को समझने के लिए। सो बेसिकली ये जो आपका डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी है, व्हाट एंड व्हाई, इसमें सबसे फर्स्ट हम देखेंगे डेफिनेशन क्या है। सेकंड हम फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी की बात करेंगे। थर्ड हम बात करेंगे मेजर डिसीजन बाय इलेक्टेड लीडर। नेक्स्ट है फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन, 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू एंड रूल ऑफ लॉ, रिस्पेक्ट फॉर राइट्स। कॉन्स एंड प्रॉन्स की बात करेंगे कि आखिर जब हम एक डेमोक्रेसी के पक्ष और विपक्ष की बात करते हैं, इसके मेरिट एंड डिमेरिट्स की बात करेंगे, वह क्या होंगे। आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी एंड ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, है ना। तो ये सारी बातें हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा देखो, मैं आपको एक पॉइंट बता दूं। लास्ट आपको याद होगा क्लास 6 में चैप्टर नंबर 4 जिसमें कि हमने की एलिमेंट्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की बात की थी, और हमने उस क्लास में जाना था, उस वीडियो में जाना था कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ऐसी होनी चाहिए जो कि इक्वलिटी और जो जस्टिस है इसको मेंटेन करे सभी सिटीजन्स के लिए। ये बातें हम समझ चुके हैं, और 4 ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जस्टिस है, इक्वलिटी है, ठीक है, कन्फ्लिक्ट है, उसका रेजोल्यूशन है, ये सारी बातें, ये की एलिमेंट्स होने चाहिए किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए। ठीक है, चलिए। सो आज का चैप्टर है जिसमें कि हम पढ़ने वाले हैं फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी, है ना। डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी क्या है, लोकतंत्र की परिभाषा को पढ़ेंगे। एक वो परिभाषा जो हम जानते हैं, टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, उससे अच्छा क्या होता है डेमोक्रेसी को डिस्क्राइब करने के लिए, है ना। लेकिन वो डेफिनेशन पर्याप्त नहीं है। वो हाँ, आप उसको एक स्लोगन टाइप का मान सकते हैं कि चलो डेमोक्रेसी मतलब ये 3 वर्ड, टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, है ना। लोगों का, जनता के द्वारा जनता पर शासन। लेकिन इस डेफिनेशन, ये जो डेमोक्रेसी की डेफिनेशन हम देखेंगे कि इसके चारों तरफ और भी ऐसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हमें इसमें समझने होते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी के। ठीक है, फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, और यहां पर हम 4 इसके इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो पढ़ेंगे। कॉन्स की बात करेंगे, आर्ग्यूमेंट एंड ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, फर्स्ट हम डेमोक्रेसी के वर्ड की बात करते हैं कि जो ये डेमोक्रेसी वर्ड है आखिर वह लिया कहां से गया। तो डेमोस और क्रेटिया 2 वर्ड है। क्या क्या, डेमोस और क्रेटिया, जो 2 वर्ड है जो कि ग्रीक वर्ड्स है। कौन से वर्ड है, ग्रीक वर्ड से, इनसे मिलकर बनता है। डेमोस का मतलब होगा पीपल, है ना। डेमोस का मतलब क्या होगा, पीपल यानी लोग। और क्रेटोस की बात करेंगे, इसका मतलब होगा पावर, है ना, मतलब जनता के हाथ में जो शक्ति है, या फिर हम यही कह दें कि जो एक डेमोक्रेसी अपनाने वाली जो कंपनी है, डेमोक्रेसी अपनाने वाली जो कंट्री है, उसमें क्या होगा कि जनता के हाथ में शक्ति होगी, वह शासकों को चुनेगी। So democracy can be thought of a power of the people, a way of governing which depends on will of the people। तो लोग जो है वह अपनी इच्छा के अनुसार, लोगों का जो एक मत होता है, उनका जो एक कंसेंट होता है, वही गवर्नमेंट बनाएगा। ये डेमोक्रेसी है ना। सो अ सिस्टम इन विच द गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री इज इलेक्टेड बाय द पीपल। तो अगर हमें जनरली बताना हो कि डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, तो एक ऐसा सिस्टम जहां पर लोगों के द्वारा बनाया गया क्या हो, जो शासन है, जो गवर्निंग बॉडी है, जो शासक है, रूलर है, उसको कौन चुन रहा है, जनता चुन रही है। ठीक है, देखो इसकी हमें एक छोटी सी डेफिनेशन समझनी है, और उसी डेफिनेशन के जब हम बाकी एस्पेक्ट्स को समझेंगे, उसको और डिवाइड करके पढ़ेंगे, उसको और डेप्थ में पढ़ेंगे, आपका चैप्टर कवर हो जाएगा। आओ देखते हैं कैसे। ठीक है, सबसे पहले लिखते हैं कुछ वर्ड्स डेमोक्रेसी के। सो डेफिनेशन
of a democracy. Democracy is a form of government. Democracy is a form of government. Democracy is a form of government in which the rulers है ना, शासक जो है, are elected by the people, are elected by the people. अब पूरा चैप्टर आखिर इसमें कैसे कवर होगा? सबसे फर्स्ट देखो, आपको इसमें सबसे फर्स्ट स्लाइड में क्या दिख रहा है? फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, है ना, फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट. सो दैट मीन्स हमें ये इसमें फाइंड करना है व्हाट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, व्हाट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट. ठीक है, अगर हम ये कहते हैं कि डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सो व्हाट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, जब हम इस बात को पता लगा लेंगे, डेमोक्रेसी का फीचर मिल जाएगा हमें. ठीक है, इन विच द रूलर आर इलेक्टेड बाय द पीपल, है ना. अगर अब यहां पर रूलर्स की बात करें, सो यहां पर देखो कि जो ये रूलर है वह कौन होगा? हु आर द रूलर्स. अगर हम रूलर्स की बात करें, शासक की बात करें, सो सेकेंड हमें क्या इसमें जानकारी करनी है? हु आर द रूलर्स, कौन होंगे शासक? हु आर द रूलर्स. देन नेक्स्ट, अगर यहां पर इलेक्टेड वर्ड है ना, कि लोगों के द्वारा चुना हुआ हो, तब देखो हम इलेक्टेड वर्ड को भी समझेंगे. और इसमें हम देखेंगे कि इलेक्शन मतलब व्हाट काइंड ऑफ इलेक्शन. इलेक्शन मतलब इलेक्टेड तो ठीक है, बट व्हाट काइंड ऑफ इलेक्शन, what kind of election, what kind of election. एंड लास्ट जो वर्ड है, जो कि सबसे फर्स्ट है एंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि जब हम यहां लोगों की बात करेंगे, सो हु आर द पीपल, ये लोग कौन होंगे और ये किस तरीके से इलेक्ट करेंगे? हु आर द पीपल, हु आर द पीपल. ठीक है, अब देखो, अगर हम यहां पर व्हाट काइंड ऑफ इलेक्शंस की बात करें, अब हम थोड़ा सा और इसके डीप में जाएं. जैसे कि हमने एक डेफिनेशन पढ़ी, डेफिनेशन से हमने सबसे पहले कुछ वर्ड्स निकाले कि हमें इन वर्ड्स का जब आंसर मिल जाएगा, है ना, वही एक डेमोक्रेसी का फॉर्म होगा. और अब हम इन वर्ड्स के भी अंदर चलते हैं कि अगर हम व्हाट काइंड ऑफ इलेक्शन की बात करें, तो हम कहते हैं कि डेमोक्रेटिक इलेक्शन होने चाहिए. अगर व्हाट काइंड ऑफ इलेक्शन की बात करें, है ना, तो हम यहां पर क्या कहते हैं? डेमोक्रेटिक इलेक्शन होने चाहिए, है ना. लोकतांत्रिक रूप से जो चुनाव है वह होने चाहिए. और अगर चुनाव लोकतांत्रिक है, उसका एक आधार क्या होगा? सब आगे हम पढ़ेंगे. अभी केवल एक ब्रॉड आप अपना जो एक इसके जुड़े हुए जो चीज है, डायमेंशन है, उसको समझ लो. ठीक है, हर एक चीज को हम समझेंगे. सो देखो, वन वोट वन पर्सन, वन वोट वन पर्सन, वन वोट एंड वन वैल्यू. डेमोक्रेटिक इलेक्शन में एक इंपॉर्टेंट फीचर होगा वन पर्सन, वन वोट, वन वैल्यू. ठीक है, और जब हम रूलर्स की बात करेंगे, तो डेमोक्रेटिक में रूलर्स जो है वह कुछ ऐसे होंगे जो कि लोगों की रिस्पेक्ट करें एंड रूल ऑफ लॉ जो है उसको इंप्लीमेंट करें. तो हम देखेंगे रूल ऑफ लॉ, शासन कैसे चलेगा, रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग, एंड लोगों के जो राइट्स हैं वह रिस्पेक्ट किए जाएंगे. रिस्पेक्ट फॉर राइट्स. ठीक है, तो गवर्नमेंट ऐसी होगी. अब देखो, हमने गवर्नमेंट में देखा कि गवर्नमेंट मतलब व्हाट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, है ना. सो हम देखेंगे कि ये जो गवर्नमेंट है वह ऐसी होनी चाहिए जहां पर मेजर डिसीजन इलेक्टेड लोगों के द्वारा लिए जाए. मेजर डिसीजन बाय
इलेक्टेड पीपल। मेजर डिसीजन, ये समझ में आ गया तो पूरा चैप्टर समझ में आ गया। मेजर डिसीजन बाय इलेक्टेड पीपल, है ना। और यहां पर जब हम इलेक्शंस में हमने देखा था कि डेमोक्रेटिक इलेक्शन होना चाहिए, 1 पर्सन 1 वोट होना चाहिए, और इसके साथ फेयर एंड फ्री इलेक्टोरल कंपटीशन भी होना चाहिए। फेयर एंड फ्री इलेक्टोरल कंपटीशन, ठीक है। तो यहां पर हम देखेंगे कि निष्पक्ष और स्वतंत्र जो चुनावी प्रक्रिया है उसका भी पालन किया जाना चाहिए। तो यहां पर हमने देखा लोकतंत्र शासन का ऐसा रूप जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हो। और जब हम इस डेफिनेशन का और भी ज्यादा पोस्टमार्टम करते हैं कि अगर हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की बात करेंगे तो, या फिर हम फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट की बात करेंगे, सो व्हाट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट हमने अपनाया। और अगर हम ये देखें कि गवर्नमेंट जो है वह किस, देखो इसमें इंपॉर्टेंट 4 इसके फीचर्स हमें पढ़ने, 4 इसकी जो विशेषताएं है वह पढ़नी है। जिसमें पहली विशेषता किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री की होगी कि जो मेजर डिसीजंस है वह इलेक्टेड पीपल्स के द्वारा लिए जाएंगे। जो मेजर डिसीजन है वह इलेक्टेड पर्संस के द्वारा लिए जाएंगे, ठीक है। ये इसमें फर्स्ट हमें पढ़ना है। देन हमें इसमें देखना है कि रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स, है ना, ऐसे होने चाहिए। जो रूलर्स हैं या फिर देश का शासन ऐसा होना चाहिए जो कि कानून के अनुसार चले, रूल ऑफ लॉ को इंप्लीमेंट करे, और उसके साथ साथ जो सिटीजन्स के राइट है उसको भी फॉलो करे, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू और फेयर एंड फ्री इलेक्टोरल कॉम्पिटिशंस। तो ये 4 ऐसे इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, इसको हम समझेंगे कुछ कुछ एग्जाम्पल्स के साथ। फॉर एग्जाम्पल हम चाइना की बात करेंगे, फॉर एग्जाम्पल हम पाकिस्तान, सऊदी अरब, एस्टोनिया, जिम्बाब्वे। तो कुछ ऐसी कंट्रीज है कि वहां पर अगर इस तरीके का फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉलो किया जाता है तो क्या हम कंसीडर कर सकते हैं कि वो कंट्रीज डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं। क्लियर हुआ। तो यहां पर बस यही डेमोक्रेसी की डेफिनेशन है। डेफिनेशन में हमने कुछ शब्द निकाले और उन कीवर्ड से हमने कुछ और विशेषताओं को जोड़ा, और अब हम इन्हीं विशेषताओं को पढ़ लेंगे कुछ एग्जांपल्स, कुछ क्वेश्चंस के द्वारा। हो गया कुछ आपका जो चैप्टर है वह कंप्लीट। इसमें बस 2-3 बातें और हम समझेंगे। जब हम डेमोक्रेसी, देखो किसी भी एक एस्पेक्ट, किसी भी एक कॉन्सेप्ट को समझने के लिए जरूरी क्या होगा, हम उसका अर्थ समझ लें, उसका मीनिंग और उसका ब्रॉडर मीनिंग, उसके फीचर्स समझ लें। अगर हम उसके इंपॉर्टेंस को पढ़ रहे हैं तो वह कितना जरूरी है, इसके लिए हम कुछ उसके फेवर में और कुछ हम उसके जो डिमेरिट्स है वह देख लें, एक बढ़िया सा कंक्लूजन निकालें, दैट्स इट, है ना। सो बस यही हमें इसमें पढ़ना है। क्लियर हुआ इतना? प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए, साथ साथ नोट्स बना लिया कीजिए। क्लासेस को कंटिन्यू करेंगे, आपका रिदम ब्रेक नहीं होगा फ्रेंड्स, आपको बहुत कुछ इसमें सीखने को मिलेगा, ठीक है। सो क्लासेस आपको डेली करनी है। तो डेमोक्रेसी का अर्थ हमने देख लिया, फीचर और डेमोक्रेसी में ये चारों चीजें कैसे डेफिनेशन से जुड़ गई इसकी भी हमने बात कर ली, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं एक क्वेश्चन की। क्वेश्चन है 20th century was full of kind of story of transition from one form of government to the other, है ना। अगर हम 20वीं शताब्दी की बात करेंगे तो 20वीं शताब्दी की अगर के दौरान जो विभिन्न देश थे वह एक तरह से एक ऐसे फेज में थे जहां पर ट्रांजिशन हो रहा था फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का, कि अगर मान लो कोई डिक्टेटरशिप है तो वह थोड़ा सा डेमोक्रेसी की तरफ आ रहे थे, कोई ऑटोक्रेसी की तरफ जा रहा था, कोई मोनार्की की राजतंत्र की तरफ जा रहा था, है ना। तो इस तरीके से तो सारी चीजें जो है वह चल रही थी, मतलब फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बड़ी तेजी से चेंज हो रहा था 20th सेंचुरी में। हाँ, हालांकि देखो आज सभी मानते हैं कि हाँ डेमोक्रेसी एक वन ऑफ द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इसकी प्रैक्टिसेस अच्छी है, लोग ठीक हैं, इसके लोगों की सोच पॉजिटिव है एक, इसलिए हम इसको फॉलो कर सकते हैं। तो आज एक बेस्ट प्रैक्टिसेस में से बेस्ट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट माना जा सकता है। बट अगर हम 1920 से बात करें, जब इसका ओरिजिन एक्सपेंशन बहुत ज्यादा कंट्रीज में हो रहा था, उस वक्त बहुत सारे एक्सपेरिमेंट जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हो रहे थे। सो अब देखो यहाँ पर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, 4 स्टेटमेंट है। फर्स्ट स्टेटमेंट आपसे कहता है कि डेमोक्रेसी हैज एक्सपेंडेड थ्रू आउट द 20th सेंचुरी। क्या डेमोक्रेसी का केवल एक्सपेंशन हुआ, या फिर कुछ देश ऐसे थे जिन्होंने या तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम को अपना लिया,
या फिर और किसी फॉर्म को अपना लिया, है ना। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि अगर पूरे 20वीं शताब्दी में हम ये कह दें, ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है कि एक्सपेंडेड थ्रू आउट द इस सेंचुरी में, केवल एक्सपेंड हुआ नहीं, गलत है ये। सेकंड देखो, द फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑफ 1789 एस्टेब्लिश अ सिक्योर एंड स्टेबल डेमोक्रेसी इन फ्रांस। अच्छा, फ्रेंच रेवोल्यूशन के अगर आप स्लोगन की बात करेंगे, क्या क्या था इसका? लिबर्टी, है ना, स्वतंत्रता की बात की गई थी, इक्वालिटी, समानता की बात की गई थी, बंधुत्व, फ्रेटर्निटी की बात की गई थी, ये इसका स्लोगन था। फ्रांसीसी, अगर हम फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रांसीसी क्रांति की बात करें तो ये जो इसका इंपॉर्टेंट स्लोगन था, इसने पूरे विश्व में एक तरह से डेमोक्रेसी के एक्सपेंशन के लिए बहुत ज्यादा एक पॉजिटिव एस्पेक्ट्स दिए। लेकिन खुद अगर हम फ्रांस की बात करें तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद ऐसा होता है ना कि जब हम कोई चीज स्टेबल करते हैं तो वो फिर थोड़ी सी डिसबैलेंस होगी, फिर उसके बाद बैलेंस होने की कोशिश, मतलब एक बेस्ट फॉर्म नहीं आ सकता। जैसे कि जब हम कोशिश करते हैं अपनी जिंदगी में, छोटी छोटी सी कोशिशें करते हैं, खुद के बेटरमेंट की कोशिशें करते हैं, ज्यादा पढ़ने की कोशिश करते हैं, यूपीएससी की डिमांड के अकॉर्डिंग खुद को एक्सीलेंस बनाते हैं एवरेज स्टूडेंट से, तब हमें क्या करना, तो छोटी छोटी सी कोशिशें करनी होती है। कभी हम सफल होते हैं, कभी हम सफल नहीं भी होते हैं। तो ये जो एक ऐसा समय होता है ना, ये फ्रांस ने भी देखा कि जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ तब उसका स्लोगन तो था कि ठीक है, फ्रेटर्निटी है एंड बाकी लिबर्टी एंड इक्वालिटी, लेकिन ये एक स्टेबल डेमोक्रेसी जो है वह फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को नहीं अपना सका। ठीक है, सो फ्रेंच रेवोल्यूशन ने इसकी स्टेबिलिटी नहीं अपनाई। नेक्स्ट हम देखेंगे, इन ब्रिटेन द प्रोग्रेस टुवर्ड डेमोक्रेसी स्टार्ट मच बिफोर देन द फ्रेंच रेवोल्यूशन। देखो ये बात सही है कि ब्रिटेन में जो प्रोग्रेस है फ्रेंच रेवोल्यूशन के पहले ही डेमोक्रेसी को लेकर हो चुकी थी, बट हाँ, इसका जो स्पीड होता है वो काफी स्लो था, इसका जो प्रोसेस था अपनाने का वो काफी स्लो था, बट ब्रिटेन में काफी पहले जो शुरुआत है वह डेमोक्रेसी की हो गई थी। सो थर्ड स्टेटमेंट इज राइट। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज टू द इंडियंस वाज ग्रांटेड इन 1950। सो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या है कि जब आप एडल्ट को एक अनिश्चित आयु प्राप्त करने के बाद, जो कि हमारे यहाँ 18 ईयर है, उसके बाद उसको राइट टू वोट होता है, वह पार्टिसिपेट कर सकता है गवर्नमेंट को, तब उसे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज हम कहते हैं। और कास्ट, क्रीड और भी कई ऐसे, जेंडर, एजुकेशन, कुछ ऐसे पैरामीटर्स होंगे जिसके आधार पर आप उससे भेदभाव नहीं कर सकते, डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। तो क्या 1950 में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को इंडिया में लागू किया था? 1947 में हम स्वतंत्र हो गए थे, इंडिपेंडेंट हो गए थे, तो तुरंत थोड़ी ना चुनाव हो गए थे। वही बात है कि आज जितना हम स्टेबल डेमोक्रेसी इंडिया का देखते, पहले था क्या? हमने सफल 75 वर्ष जो है अपनी स्वतंत्रता की जब हम पूरा कर रहे हैं, उस दौरान हम कहेंगे कि हमने स्टार्टिंग से ही, शुरुआत से ही वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू का जो कॉन्सेप्ट है अपनाया था, जो कि डेमोक्रेसी में, डेमोक्रेटिक कंट्रीज में एक बेस्ट प्रैक्टिस माना जाता है। सो डेफिनेटली, है ना। और इसलिए यहां पर आपको क्या बताना है? चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। सो व्हाट इज द राइट आंसर हियर? हियर नेक्स्ट एक और क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू द फेज इन एक्सपेंशन ऑफ डेमोक्रेसी। टू स्टेटमेंट है, द प्रोग्रेस टुवर्ड डेमोक्रेसी इन फ्रांस स्टार्ट बिफोर द ब्रिटेन एंड द प्रोग्रेस टुवर्ड डेमोक्रेसी इन ब्रिटेन वाज वेरी स्लो। पहले ही क्वेश्चन में इसका आंसर छुपा हुआ है ना। अगर हम ये कहें कि फ्रांस में जो प्रगति है वह ब्रिटेन के पहले हुई थी, नो, नॉट एट ऑल। और अगर हम प्रोग्रेस की बात करें तो ब्रिटेन में स्टार्ट तो हो गई थी, बट प्रोग्रेस काफी स्लो थी। ठीक है, सो यहां पर करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, इसमें कुछ समझने जैसा नहीं है, पहले ही क्वेश्चन से जुड़ा हुआ था। सो डेफिनेशन हमने देखा, अब हम एक एक करके इसके जो फीचर्स है उसको पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए एक एक करके हम जो डेमोक्रेसी है उसके एक एक जो फीचर है उसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जो इसका फीचर है वो आपका होगा व्हाट इज डेमोक्रेसी। अगर हम इन सिंपल डेफिनेशन हमने देख लिया है ना कि डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट इन विच द रूलर आर इलेक्टेड बाय द पीपल। लेकिन अब हम क्या करेंगे कि इस डेफिनेशन को इसके फीचर्स से जोड़ेंगे, इसके फीचर्स से जोड़ेंगे। और सबसे पहला अगर हम फीचर देखें तो 4 इंपॉर्टेंट फीचर है। ठीक है, फीचर्स की जब हम बात करेंगे 4 इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। और हम फर्स्ट को देखते हैं, मेजर डिसीजन बाय इलेक्टेड लीडर। ठीक है, फीचर्स में फर्स्ट हम बात करेंगे
फीचर्स में फर्स्ट आपका जो फीचर होगा वह क्या होगा? मेजर डिसीजन इलेक्टेड बाय मेजर डिसीजन इलेक्टेड मेजर डिसीजन बाय इलेक्टेड लीडर्स, है ना। जो चुने हुए नेता है जिसको हमने इलेक्ट किया था, ज्यादातर डिसीजन जो है वह उनके द्वारा लिए जाए, ये एक फीचर हो गया। अब देखो, अब हम इस फीचर का ना थोड़ा सा एक इम्प्लीमेंटेशन जो है वह वर्ल्ड लेवल पर भी देख लेते हैं। अगर हमें किसी एक कॉन्सेप्ट को समझना है तो हम उसे अगर बाकी कंट्रीज से अगर कंपेयर कर ले तब हम इजिली जो है उस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। तो यहां पर एक फीचर जो हमारे सामने लिखा हुआ है कि मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर, है ना, प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के द्वारा लिए जाने चाहिए। हिंदी में भी इस वर्ड को लिख लो, सेंटेंस को लिख लो। पहली जो विशेषता है, प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के द्वारा। अब एग्जाम्पल समझो एक पाकिस्तान का, ठीक है। एग्जाम्पल समझते हैं पाकिस्तान का। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए, आपको पता होगा हर एक कंट्री जो है वह खुद को डेमोक्रेटिक कंट्री कहलाना पसंद कर रहा है, लेकिन क्या वास्तव में वह डेमोक्रेसी है? इसको मेजर करने के लिए, इसको इवेल्युएट करने के लिए हमारे पास कुछ पैरामीटर्स है। फॉर एग्जांपल देखो, पाकिस्तान में क्या हुआ कि अगर हम 1999 की बात करें, और ये कोई ऐसा पहला साल नहीं था जब सेना ने, जब वहां का जो मिलिट्री है उसने तख्ता पलट कर दिया हो। हम यहां पर देखेंगे कि पाकिस्तान में जनरल परवेज जो मुशर्रफ है, उन्होंने 1999 में जनरल परवेज मुशर्रफ, ठीक है, तो इनके द्वारा क्या किया गया कि जो वर्तमान में जो प्रेजेंट गवर्नमेंट थी उसको हटाकर खुद जो है वहां पर प्रेसिडेंट बन गए। तो आप देखेंगे कि यहां पर सेना तख्ता पलट की अगुवाई जनरल परवेज मुशर्रफ के द्वारा की गई, और इन्होंने वहां की जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी इसको क्या किया? हटा दिया। इसको हटा दिया और खुद को चीफ एग्जीक्यूटिव घोषित कर दिया, चीफ एग्जीक्यूटिव घोषित कर दिया, और उसके बाद प्रेसिडेंट घोषित कर दिया कि ठीक है, मैं ही राष्ट्रपति हूं। अब देखो, प्रेसिडेंट घोषित किया तो किया, आगे इन्होंने क्या किया? एक रेफरेंडम कराया, है ना, जनमत संग्रह कराया, एक रेफरेंडम जो है वह कराया। कमेंट करके बताओ कि क्या जो रेफरेंडम है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, किस डेमोक्रेसी का टूल है? जनमत संग्रह या रेफरेंडम कराया, और इसमें क्या किया? इसमें उन्होंने अपना कार्यकाल भी बढ़ा लिया, और इसके बाद लेकर आते हैं एक लीगल फ्रेमवर्क। क्या लेकर आएंगे? एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर, लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर। और ये लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर जैसे ही आया, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज हो गया। जो संविधान बना हुआ था वहां का, उस कॉन्स्टिट्यूशन को इन्होंने क्या किया? चेंज कर दिया। और जब चेंज किया तब प्रेसिडेंट को ये पावर दिया गया। चेंज के बाद प्रेसिडेंट के बाद जो प्रेसिडेंट है उनके पास ये पावर हो गया कि अब जो वहां का इलेक्टेड गवर्नमेंट था, ठीक है, उसको डिसमिस कर सकते हैं। नेशनल एंड प्रोविंशियल जो प्रेसिडेंट के पास क्या पावर आ गया कि जो नेशनल एंड प्रोविंशियल जो असेंबलीज हैं इनको डिसमिस किया जाए, है ना। और इसको डिसमिस करने का जो पावर है वह प्रेसिडेंट के पास आ गया।
अब यहां पर जो फैसले हैं वह कौन ले रहा है? अब यहां पर जो फैसले हैं वह कौन ले रहा है? प्रेसिडेंट फैसला ले रहे हैं, और वो भी जो डेमोक्रेटिक वहां पर एक तरीके से इलेक्टेड गवर्नमेंट थी उनको लेकर फैसले ले रहे हैं। और अब अगर मान लो, अब एक प्रश्न आ गया, देखो हमने एक देश की कंडीशन देख ली और जस्ट फिर से सुनो, वो कंडीशन क्या थी? कंडीशन थी कि जनरल परवेज मुशर्रफ ने क्या किया, पाकिस्तान में सेना तख्ता पलट जब हुआ तब अगवाई उसकी की, है ना, वो फ्रंट फुट पर थे, और उनके द्वारा क्या किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंज किया गया, कुछ ऐसे ऑर्डर पास किए गए कि ज्यादा से ज्यादा जो पावर है वह उनके पास थी, और अब वह नेशनल और प्रोविंशियल जो असेंबली थी, जो राष्ट्रीय और जो प्रांतीय वहां पर सभाएं थी, विधानसभाएं थी, लेजिस्लेशन विधायिका थी, उनको डिसमिस करने का राइट प्रेसिडेंट का हो गया। अब देखो, अब यहां पर लगा एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब ये क्वेश्चन मार्क, ये पूरा जो है, ये पूरा जो वाक्य है, ये आपको पहुंचाएगा डेमोक्रेसी की पहली फीचर की तरफ। अब एक क्वेश्चन मार्क ये उठ गया कि क्या पाकिस्तान में डेमोक्रेसी है? अब बताइए, आप बताइए, सोचिए कि क्या डेमोक्रेसी है पाकिस्तान में, क्या लोकतंत्र है? जब अगर हम प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के द्वारा लिए जाने चाहिए, हम इस विशेषता को पढ़ रहे हैं और पाकिस्तान ऐसे काम करेगा, तो आपको लगता है कि यहां पर डेमोक्रेसी होनी चाहिए? हम इसको एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं कह सकते, भले यहां पर पार्लियामेंट हो, भले यहां पर इलेक्शन हो। तो पार्लियामेंट और इलेक्शन का होना केवल डेमोक्रेसी को नहीं बताता, बल्कि यह भी इसमें एक इंपॉर्टेंट फीचर है कि जो भी फैसले लिए जा रहे हैं वह वास्तव में उन्हीं लोगों के द्वारा लिए जाए जिन्हें कि लोगों के द्वारा चुना गया है। देखो, जैसे कि इंडिया में अगर हम देखें, हमने जिस एमएलए या एमपी को चुना है वह आगे जाकर हमारे लिए फैसले ले रहा है, ठीक है, तो वो समझ में आता है कि हमने अपना कंसेंट और जो सहमति है वह वोट के माध्यम से उस व्यक्ति को दी, कि ठीक है, वो एक अकाउंटेबल, एक हमारा रिप्रेजेंटेटिव हो गया, वो आगे जाकर हमारे लिए रूल्स बना ले। इसी को तो हम इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी कहते हैं ना, इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। तो यहां पर ये चीज हमें समझ में नहीं आ रही। अब एक ऐसा व्यक्ति जो सेना तख्ता पलट की अगुवाई कर लेता है, वो आगे आके कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज कर देता है और वह कहता है कि ठीक है, अब राष्ट्रपति वह रहेगा और उसके पास पावर हो गई कि वह इनको भंग कर दे, डिसमिस कर दे, जो कि लोगों के द्वारा चुनी हुई असेंबलीज थी। तो अब यहां पर डेमोक्रेसी नहीं होगा, और यहां पर बट दोज अगर यहां पर हम ये कहें कि इलेक्शन हो रहा है बट यहां पे डेमोक्रेसी नहीं है, ठीक है, क्यों नहीं है? क्योंकि हम देखेंगे कि यहां पर वो रूलर्स नहीं है जो कि लोगों के द्वारा इलेक्टेड किए गए थे, वास्तविक शासक नहीं थे। और इस तरह से हम अपनी पहली विशेषता पर पहुंचते हैं कि लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति उन लोगों के पास होनी चाहिए जो लोगों के द्वारा चुने गए हों, ठीक है। इन आवर डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय पीपल। इसको लिख लेना, ठीक है। तो क्या 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 डेफिनेशन है, लिख दूं इसको भी? चलिए लिख ही देती हूं, है ना, लिख देती हूं, ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। सो इन आवर डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन in our democracy, the final decision making power must rest with the those elected by the people। क्लियर हो गया? मतलब एक लोकतंत्र में फाइनल जो निर्णय लेने की शक्ति है वह उन लोगों के पास होनी चाहिए जिन्हें जनता के द्वारा चुना गया है। क्लियर? क्लियर? तो ये था हमारा फर्स्ट फीचर, फर्स्ट विशेषता। चलो आओ एक क्वेश्चन देखते हैं। Consider the following statement of the legal framework order of 2002 issued by the president in Pakistan। है ना, पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट थे उनके द्वारा लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर इशू किया गया था, उसके बारे में 3 सेंटेंस है। फर्स्ट कहता है इट अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। क्या इसने संविधान में संशोधन किया था पाकिस्तान के? है ना, सो डेफिनेटली किया था।
द पीएम वॉज गिवन द पावर टू डिसमिस द नेशनल असेंबली। हाँ, नेशनल असेंबली को डिसमिस करने की पावर तो थी, दी गई थी, बट वो पीएम के पास नहीं थी। वो किसके पास थी? ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है, पीएम लिखा हुआ है। सो इट्स नॉट अ पीएम, यहां पर क्या है? प्रेसिडेंट। The work of the civilian government was surprised by the National Security Council. असैनिक सरकार के कार्य की निगरानी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद करती थी, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल करती थी। ये भी यहां पर सही है, तो यहां पर करेक्ट आपको बताना है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ कि एक डेमोक्रेसी में केवल इतना पर्याप्त नहीं है कि इलेक्शन हो, पार्लियामेंट हो, बल्कि ये बहुत जरूरी है। अब हम चलते हैं एक दूसरी विशेषता की तरफ, ठीक है। अब हम आओ एक दूसरा जो इंपॉर्टेंट फीचर है उसको समझते हैं। अब सेकंड इंपॉर्टेंट फीचर है फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन, और यहां पर हम बात करेंगे, एग्जांपल लेंगे चाइना का। पाकिस्तान की बात कर ली, अब थोड़ी सी बात चाइना की कर लेंगे कि वहां का इलेक्टोरल प्रोसेस कैसा है और क्या उस इलेक्टोरल प्रोसेस को आप डेमोक्रेसी की डेफिनेशन में फिट कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। ठीक है, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला। फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन। ठीक है, फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन, ये हमारा सेकंड फीचर। अब इस सेकंड फीचर को हम समझते हैं, ठीक है, चाइना के एग्जांपल के द्वारा। चलो चाइना चलते हैं, चाइना के बारे में समझते हैं। और फर्स्ट है इसमें फ्रेंड्स, देखो चाइना में हर 5 ईयर पर इलेक्शन होते हैं। ठीक है, चाइना में हम देखेंगे कि रेगुलरली यहां पर एवरी 5 ईयर इलेक्शन होते हैं। ठीक है, एवरी 5 ईयर इलेक्शन रेगुलरली। और यहां पर इसकी पार्लियामेंट भी है, संसद भी है। चाइना अगर विश्व का सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड कंट्री है तो हम देखेंगे कि इसकी पार्लियामेंट में लगभग 3000 जो मेंबर्स हैं वह है। ठीक है, 3000 मेंबर्स हैं पार्लियामेंट में चाइना के। इसे नेशनल पीपल्स कांग्रेस कहा जाता है। क्या नाम है? नेशनल पीपल्स कांग्रेस, नेशनल पीपल्स कांग्रेस। ठीक है, अब आगे देखो पार्लियामेंट का। अब देखो यहां पर पार्लियामेंट के पास पावर है, पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वह चाइना के प्रेसिडेंट को चुने। चाइना के जो भी प्रेसिडेंट होंगे तो प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने का पावर किसके पास है? वहां की प्रेसिडेंट को। ठीक है, तो प्रेसिडेंट को इलेक्टेड करे, चुने, अपॉइंटेड करे बेसिकली। सो प्रेसिडेंट को अपॉइंट करने का जो पावर है वह किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है। ठीक है, अब देखो, अब हम चलते हैं, ये तो हो गया वहां का। अब मेन जो मुद्दा है आखिर वह क्या है? मेन मुद्दा ये है कि यहां पर एक ही पार्टी है और वही हमेशा जीतती है। और अगर किसी और पार्टी को इलेक्शन लड़ना है तो वह उस पार्टी से परमिशन लेगी, है ना। तो वह उस पार्टी से, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी है, उससे परमिशन लेगी। तब ऐसे में अब जैसे ये सोचो कि मान लीजिए अभी बीजेपी सत्ता में है, ठीक है, और अगर अभी बीजेपी सत्ता में है, गवर्नमेंट में है, ऐसे में मान लीजिए और भी जो पॉलिटिकल पार्टीज है वह जब इलेक्शन में हिस्सा तब लेंगी, तब बनेगी जब बीजेपी उसको देगी। आपको लगता है कि ये फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल प्रोसेस का हिस्सा है?
और आप इस बेस पर कहोगे कि चाइना में डेमोक्रेसी है। अगर डेमोक्रेसी के जो 4 फीचर्स हम देखेंगे, एक भी विशेषता, एक भी फीचर कोई एक कंट्री फुलफिल नहीं कर रहा है, बाकी 3 फीचर्स फुलफिल कर रहा है, तो उसमें डेमोक्रेसी नहीं होगी। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे हम कि चाइना में रेगुलरली इलेक्शंस हो रहे हैं, अच्छी बात है। वहां की जो नेशनल पीपल कांग्रेस है, संसद, इसमें 3000 लोग हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। वहां का जो पार्लियामेंट है उसके पास पावर है कि चाइना के प्रेसिडेंट को अपॉइंट करे, ये भी ठीक है। लेकिन हम देखेंगे कि यहां पर कम्युनिस्ट पार्टी जो है, द गवर्नमेंट इज ऑलवेज फॉर्म्ड बाय कम्युनिस्ट पार्टी। द government is always formed by Communist Party. ऑलवेज लिखा हुआ है फ्रेंड्स, ऑलवेज, है ना, कि अगर हमेशा एक ही दल की सरकार आ रही है तब क्या आप इसको फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल प्रोसेस कहेंगे? तब यहां पर मेन इशू इसी बात का है। ठीक है, मेन इशू यहां पर क्या है, इसी बात का है कि क्या एक रियल चॉइस नहीं होनी चाहिए आपके पास। ठीक है, तो ये पूरी कंडीशन हो गई। अब देखो, अब इस कंडीशन को हम थोड़ा सा इवेल्युएट करते, इसका मूल्यांकन करते हैं और एक क्वेश्चन मार्क लगाते हैं कि क्या इलेक्शन होना सफिशिएंट है। केवल रेगुलरली अगर हम इलेक्शंस कहें कि इलेक्शंस जो है, क्या इलेक्शंस होना ही सफिशिएंट माना जाएगा एक डेमोक्रेसी के लिए? आपको क्या लगता है, क्या इलेक्शन होना सफिशिएंट है? इलेक्शन होना सफिशिएंट नहीं है, बल्कि आपके पास पॉलिटिकल जो पार्टीज हैं उनके बीच में, या फिर हम कहें कि जो भी आपके पास ऑप्शंस है पॉलिटिकली, उनके रियल ऑप्शंस आपके पास होने चाहिए। आपके पास एक जो चॉइस है वह होनी चाहिए, है ना। तो इलेक्शंस देखो सफिशिएंट नहीं है, बल्कि यहां पर क्या होना चाहिए, रियल चॉइस बिटवीन पॉलिटिकल अल्टरनेटिव्स। अगर आपके पास राजनीतिक विकल्प नहीं है तो इसका मतलब है कि वह फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल प्रोसेस को नहीं अपना रहा है, और अगर इसको नहीं अपना रहा है तब हम उसको डेमोक्रेसी नहीं कहेंगे। तो आपके पास एक से ज्यादा राजनीतिक विकल्प होने चाहिए, ये दूसरी शर्त हो गई एक डेमोक्रेसी की। पहली शर्त तो हमने देखी ली। पहली शर्त क्या है कि जो फैसले लिए जा रहे थे, जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए जा रहे थे, वह इलेक्टेड लीडर्स के द्वारा हों। और वहां पे हमने पाकिस्तान का उदाहरण समझा था, एग्जाम्पल समझा था। यहां हम क्या देख रहे हैं, चाइना में एक ही पार्टी हमेशा जीत रही है। अब और अगर वही कम्युनिस्ट पार्टी जीत रही है और बाकी किसी पार्टी को अगर उसमें हिस्सा लेना है, वही कम्युनिस्ट पार्टी से परमिशन लेगी कि क्या मैं हिस्सा लूं, तब आपको ऐसा लगता है कि ये रियल डेमोक्रेसी है। तब क्या होना चाहिए कि केवल इलेक्शन होना सफिशिएंट नहीं है, बल्कि आपके पास एक राजनीतिक विकल्प का रियल जो एक विकल्प है, एक जो चॉइस है, वह होना चाहिए। क्लियर है कि लोकतंत्र निष्पक्ष और जो चुनाव पर आधारित है। और यहां पर हम देखेंगे कि जो लोग सत्ता में बैठे हैं उनके पास जीत और हार के समान अवसर होना चाहिए। ये इसकी दूसरी विशेषता हो गई। ठीक है, पहली विशेषता हमने देख ली, अब दूसरी विशेषता है ये। क्या मैं इसको लिख दूं? हाँ, मैं इसको लिख देती हूं। ठीक है, क्योंकि आपको नोट्स काफी हेल्प करते हैं रिवीजन में, इसलिए। तो फर्स्ट क्या था डेफिनेशन? फर्स्ट हम पहुंचे थे ना, डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रियल विद द दोज इलेक्टेड बाय द पीपल्स। ठीक है, तो यहां पर ये पहली विशेषता थी। अब हम चलते हैं दूसरी विशेषता की तरफ। तो समझ तो हम चुके हैं, बस मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लिखवा देती हूँ, शब्दों में लिखवा देती हूँ, और वो शब्द होंगे our democracy must be based on, our democracy, साथ साथ लिख लो, our democracy must be based on a free and fair election, a free and fair election where those currently in power have a fair chance of
in power have a fair chance of losing. अब यहां पर इसके पास हार का विकल्प ही नहीं है, ये केवल जीत रहा है। अगर वो जीत रहा है और उसके पास ऐसी कंडीशंस नहीं है कि वह हार भी सकता है, तब ऐसे में वह रियल डेमोक्रेसी नहीं होगा। एक रियल डेमोक्रेसी वही है जब आपके पास राजनीतिक विकल्प हो और जो पावर में है उसको वो हार भी सके। तो इंडिया का जो डेमोक्रेसी है वह जानते हो इसलिए इतना ज्यादा हम कह सकते हैं कि रिलायबल है या डेमोक्रेसी है, हम बहुत आसानी से मानते हैं। 60-70% ऐसा होता है हमारे यहाँ जब इलेक्शंस होते हैं कि जो पावर में था, इवन सेंट्रल लेवल पर हम देखें कि भले किसी का बहुत ज्यादा नाम हो, बट ऐसा तो नहीं कि अब मोदी जी जो है वह अमर हो गए। हो सकता है कल को कोई और पॉलिटिकल पार्टी है आ जाए, तब ऐसे में क्या है कि जीत और हार के समान अवसर रहते हैं। हमें नहीं पता कि लोग जब वोट करेंगे और वह किस चीज से खफा हो गए, उन्होंने किसको वोट कर दिया, तो जनता का जो मत है वह किस तरफ जा रहा है ना, उनका जो कंसेंट, जो सहमति है वह किस तरफ जा रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है एक डेमोक्रेसी में। और इसलिए एक डेमोक्रेसी में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है। तो यहां पर जो चुनाव है वह भी निष्पक्ष तरीके से हो, लेकिन जो रिजल्ट आ रहा है वह भी ऐसा होना चाहिए कि सभी के पास जीतने के अगर चांसेस है, हारने के भी उनके पास एक तरह से उनका जो संभावना है कि जो पावर में है वह हार भी सकता है। ये एक रियल डेमोक्रेसी होगी। देख लिया हमने सेकंड, हो गई चाइना की बात। चलिए अब हम चलते हैं तीसरी और इंपॉर्टेंट। इसके पहले एक दो क्वेश्चन बताओ। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट about electoral procedure in China. In China, elections held every 6 years of electing countries parliament, national people congress. Before contesting the election, a candidate need to be approval of Chinese Communist Party and some members are elected by the military. चीन में देश की संसद की अगर हम बात करें, हर 6 साल के बाद चुनाव होते हैं। रॉन्ग हो गया, क्यों? क्योंकि अभी हमने जस्ट देखा कि 6 नहीं बल्कि एवरी 5 ईयर यहाँ पर रेगुलरली जो इलेक्शंस है वह हो रहे थे। सो फर्स्ट इसमें रॉन्ग है। सेकंड, अगर हम कहें कि ये बात सही है कि अगर कोई कम्युनिस्ट पार्टी से जब तक अप्रूवल नहीं लेगा तब तक कोई और उस इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। थर्ड भी सही है, कुछ मेंबर्स इलेक्टेड होंगे। क्या पूछा है आपसे? करेक्ट स्टेटमेंट। सो व्हाट इज द करेक्ट स्टेटमेंट बताइए? 2 और 3, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन। In China, the army has also been given the power to choose the member of parliament. क्या आर्मी के पास भी ये पावर था कि वह मेंबर्स को चूज कर सके? अभी जस्ट हमने लास्ट स्टेटमेंट देखा। A true democracy provide for those in power with a fair chance of losing. एक ऐसा निष्पक्ष मौका लोकतंत्र देता है फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल प्रोसेस के द्वारा कि जितने आपकी जीत की संभावनाएं हैं, हारने की भी तो चांसेस हैं, है ना। मैक्सिको हैज वंस बीन अंडर अ मिलिट्री रूल। ठीक है, क्या मैक्सिको जो है कि अगर हम बात करें ये सैन्य शासन के अधीन रहा? क्या एक बार इस पर सैन्य शासन लगा? देखो, फर्स्ट सही है, सेकंड भी सही है, थर्ड रॉन्ग है क्योंकि मैक्सिको में कई बार जो मिलिट्री रूल्स है वह लगा है। ठीक है, सो इनकरेक्ट यहाँ पर पूछा है। सो ऑप्शन नंबर सी जो है वह इसमें इनकरेक्ट है। अब हम चलते हैं तीसरी इंफॉर्मेशन की तरफ। तीसरा जो हमारा इंपॉर्टेंट फीचर है, 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। ठीक है, चलो अब इसको समझते हैं। वन पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। अगर आपने इन तीनों चीजों में कहीं भी प्रॉब्लम किया तो वहां पर रियल डेमोक्रेसी नहीं हो सकती। ठीक है, एक व्यक्ति हो, एक व्यक्ति को एक ही वोट देने का अधिकार हो और उस एक वोट, जो वोट दे रहे हैं सभी, उन सब का जो वैल्यू है वह समान हो। ऐसा नहीं कि कोई अमीर है कोई गरीब है, उसके हिसाब से जो वेटेज है वह कम या ज्यादा हो। कई देशों ने ऐसा किया, तो हम एग्जाम्पल से ही समझ रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स बताती हूँ। ठीक है, और देखो 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये किस पर बेस्ड है? सो बेसिकली हम कहें कि डेमोक्रेसी जो है, how the struggle for democracy was linked to the demands of universal adult franchise, 1 person 1 vote and 1 value। आप देखेंगे कि विश्व में कई देशों में जो एक तरह से लोकतंत्र
पाने के लिए जो संघर्ष हो रहे थे उसमें एक अहम डिमांड यही थी कि सभी लोगों को समान समझा जाए और उनकी भागीदारी हो, ठीक है, चाहे वह प्रत्यक्ष रूप से हो या अप्रत्यक्ष रूप से। अब देखो मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपको यहां पर बताती हूं, जैसे कि सऊदी अरब की बात करें। सबसे पहले आप देखेंगे कि सऊदी अरब में क्या था, एक लंबे समय तक एक पूरी कम्युनिटी को, जो कि जेंडर बायस्ड के आधार पर इन्होंने किया था, तो हम देखेंगे कि इन्होंने जो फीमेल्स हैं इन्हें राइट टू वोट नहीं था, है ना, मेल्स को था, पुरुषों को था, बट फीमेल को राइट टू वोट नहीं था। और अगर यहां पर एक वर्ग के पास राइट टू जो वोट है वह नहीं है, तब क्या इसको मानोगे आप कि ये फुल डेमोक्रेसी है, ठीक है। चलो अब सेकंड हम देखते हैं, हम बात करें एस्टोनिया की, ये तो फर्स्ट एग्जांपल हो गया। नेक्स्ट हम एस्टोनिया की बात करते हैं, ठीक है। अब देखो जो एस्टोनिया कंट्री है ये क्या करेगा, इसके द्वारा कुछ ऐसे रूल्स बनाए गए जिससे वहां की जो माइनॉरिटीज हैं, जिससे वहां के जो अल्पसंख्यक लोग हैं, माइनॉरिटीज हैं, इन्हें राइट टू वोट नहीं मिला। तो एक जगह महिलाओं को नहीं दिया, जेंडर बायस्ड हो रहे थे, दूसरी जगह ये अल्पसंख्यक बहुसंख्यक चल रहा था। तो एस्टोनिया में क्या है कि जो रशियन माइनॉरिटीज है इन्हें राइट टू वोट की बड़ी समस्या थी। आगे हम फिजी की बात करें, ठीक है, आगे हम बात करें किसकी, फिजी देश की, और यहां पर हम देखेंगे कि इसका इलेक्टोरल जो सिस्टम है वह कुछ ऐसा था, इलेक्टोरल सिस्टम, यहां का इलेक्टोरल सिस्टम कुछ ऐसा था कि जो इंडियंस थे यहां पर, है ना, तो इंडियंस के जो वोट की वैल्यू है ना, वैल्यू की बात कर रही हूं मैं, इंडियंस के वोट की वैल्यू कम थी, किससे, जो वहां के फिजियन लोग थे, वहां के जो फिजियन लोग थे इनकी जो वोट वैल्यू है ये ज्यादा थी। अब आपको लग रहा है ये तीन हमने अलग अलग एग्जाम्पल्स देखे, सऊदी का देखा, एस्टोनिया का देखा एंड फिजी का देखा। तीनों एग्जाम्पल्स में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम थी ही, ठीक है। कहीं पर वोट में समस्या थी, कहीं पर माइनॉरिटीज की समस्या थी, कहीं पर पूरा एक वर्ग ही साफ था। और अगर डेमोक्रेसी की अगर हम बात करें तो डेमोक्रेसी का एक, अगर हम फंडामेंटल बेसिस प्रिंसिपल्स की बात करें, सो डेमोक्रेसी का मेन आइडिया क्या है, डेमोक्रेसी का फंडामेंटल जो प्रिंसिपल्स है, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, बुनियादी सिद्धांत है, फंडामेंटल अगर आप प्रिंसिपल की बात करें, ये है पॉलिटिकल इक्वालिटी। क्या है, पॉलिटिकल इक्वालिटी। पॉलिटिकल इक्वालिटी मतलब राजनैतिक समानता, राजनीतिक समानता यही है, 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, यही पॉलिटिकल इक्वालिटी। तो पॉलिटिकल इक्वालिटी तो बस बेस या फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है, और ऐसे में 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू का मतलब होगा, और पॉलिटिकल इक्वालिटी का मतलब होगा ईच एडल्ट सिटीजन, ईच adult citizen must have 1 vote and each vote must have 1 value. ठीक है। तो राजनीतिक समानता का बुनियादी सिद्धांत ये कहता है कि सभी नागरिकों के पास वोट देने का अधिकार हो और हर एक वोट का एक ही उसका भार हो, एक ही उसका मूल्य हो। क्लियर हुआ, 1 पर्सन 1 वोट एंड 1 वैल्यू। अगर कहीं भी इसमें प्रॉब्लम हुई है तो उससे डेमोक्रेसी नहीं आएगी। ठीक है, चलिए आइए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ सोशल इक्वलिटी and women in Saudi Arab have been given the right to vote। अगर आप ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं जिसमें कि अपडेटेड नहीं है कि सऊदी अरबिया की बात करें तो 15 के बाद से यहाँ की वुमेन्स को राइट टू वोट दिया गया, पहले नहीं था, है ना। तो जो हमने एग्जाम्पल पढ़ा वो 15 के पहले का था, मतलब एक समय तो नहीं दिया था ना। तो यहाँ पर सऊदी अरब में हम देखें तो 2015 तक तो नहीं था, लेकिन फर्स्ट अगर हम कहें
डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ सोशल जस्टिस? नो, नो। क्या अभी हमने समझा कि जो आपका डेमोक्रेसी है, तो डेमोक्रेसी का जो एक फंडामेंटल प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन अ फंडामेंटल बेसिस ऑन पॉलिटिकल इक्वलिटी, नॉट अ सोशल, नॉट अ सोशल, क्या है? पॉलिटिकल, राजनीतिक समानता, पॉलिटिकल इक्वलिटी पर बेस्ड होगा। ठीक है, सो फर्स्ट रॉन्ग है, आपको बताना था करेक्ट स्टेटमेंट। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अब एक और आपका लास्ट बचता है, वो है कानून का शासन और अधिकारों की रक्षा। ठीक है, लास्ट फीचर क्या है, हम उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट, रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट। रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स, रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स। ठीक है, अब देखो इसको समझने के लिए हम चलते हैं जिम्बाब्वे, इसको समझने के लिए हम किसका एग्जाम्पल समझेंगे? जिम्बाब्वे का। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या हुआ, इसलिए तो एनसीईआरटी बहुत अच्छा है कि वो आपको ये बता देता है कि आपको कितने ही सरल शब्दों में और कितने आसान तरीके से बड़ी बात समझाई जा सकती है। एग्जाम्पल्स है जिम्बाब्वे का, जिम्बाब्वे। ठीक है, अब देखो इससे इंडिपेंडेंस मिलती है 1980 में, इंडिपेंडेंस 1980 में। तो यहाँ पर जो व्हाइट माइनॉरिटीज थी वो एक तरीके से शासन कर रही थी जिम्बाब्वे पर। अब देखो जिम्बाब्वे में क्या हुआ कि जब ये कंट्री जो है वह इंडिपेंडेंट हुआ, उसके बाद जब यहाँ पर इलेक्शंस कराए गए, तब यहाँ पर एक पार्टी थी जिसे कि जानु पीएफ कहा जाता था। ठीक है, जानु पीएफ पार्टी। अब हमेशा क्या होता था आपको पता है, इलेक्शन तो रेगुलरली हो रहे हैं, यहां पर एक पॉइंट तो था। देखो अब तक हमने जितनी कंट्रीज की बात की, कहीं ना कहीं उसमें कुछ पॉइंट्स निहित थे डेमोक्रेसी के, बट मेन पॉइंट तो गायब था। सो यहां पर इलेक्शन हो रहे हैं, तो इलेक्शंस जो है वह कैसे हो रहे हैं? रेगुलरली हो रहे हैं। लेकिन इसमें जीत कौन रहा है? हमेशा जानु पीएफ पार्टी जो है यही हमेशा जीत रही है, ऑलवेज वॉन बाय जानु पीएफ पार्टी। ठीक है, अब देखो इसके प्रेसिडेंट थे मुगाबे, प्रेसिडेंट मुगाबे, यहाँ के जो प्रेसिडेंट थे उनका नाम था मुगाबे। अब इन्होंने क्या किया, इनके द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज किया गया। कॉन्स्टिट्यूशन का जो चेंज किया गया उसमें एक बड़ी ही अजीब बात थी, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन में इन्होंने चेंज किया फ्रेंड्स, और इन्होंने क्या किया, इंक्रीज पावर, कोई ऐसा कर ले कि केवल अधिकार बढ़ा ले, एंड लेस अकाउंटेबिलिटी, कि नहीं दायित्व तो हमारा कुछ नहीं, हमें बस अधिकार दे दो, अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, तो इंक्रीज द पावर एंड लेस अकाउंटेबिलिटी। अब ये इन्होंने ऐसे कर लिया। अब खुद सोचो, और अगर जो पीपल से जो लोग हैं अगर वह क्रिटिसाइज कर रहे थे तो फुल्ली उन पर बैन था, और इसको एक तरीके से क्रिमिनलाइज कर दिया कि अगर आप किसी भी तरीके से प्रेसिडेंट को या गवर्नमेंट को या फिर जानु पीएफ जो पार्टी है, अगर आप इसको किसी भी तरीके से क्रिटिसाइज करोगे तो ये क्रिमिनल ऑफेंस होगा। तो इसको पूरी तरह से आपराधिक कर दिया, मतलब चाहे मीडिया हो, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे आप वर्बली करो या न्यूज़पेपर के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से करो, प्रेस, हर तरीके का एक जो रोक है, रेस्ट्रिक्शंस है, वह लगा दिया गया। ठीक है, सो ये सारी चीजें जो है, अब यहां पर अगर एक व्यक्ति की चल जाए तो उसको डेमोक्रेसी नहीं, उसको कहा जाता है दैट इज कॉल्ड ऑटोक्रेसी। तो यहां पर किस तरह का शासन आ गया, जिम्बाब्वे में किस तरह का शासन आ गया कि जो क्रिटिसिज्म था, ठीक है, इसको पूरी तरीके से क्या कर दिया, बैन कर दिया। तो यहां पर हम देखेंगे कि
एक हमें एक बात इससे समझ में आ गई कि जो पॉपुलर गवर्नमेंट है, जो पहले देखो जानू पीएफ पहले ऐसी पार्टी थी जिसके द्वारा इंडिपेंडेंस में एक बड़ा योगदान दिया गया था, लोगों ने इसको चुन लिया। ठीक वैसे ही जैसे कि हमारे यहाँ संविधान सभा बनी, हमने अपने स्वतंत्रता संघर्ष में जो हमारा फ्रीडम स्ट्रगल में जो इंपॉर्टेंट नेता थे वही सभी तो थे, उन्हीं की तो बात हमने मानी, उनसे हम सहमत थे। तो यहां पर हम देखेंगे कि जिम्बाब्वे में ये जो पूरा खेल हुआ, ठीक है, इसमें एक बड़ी प्रॉब्लम जो सामने आई वो ये थी कि कभी कभी क्या होता है, एक एग्जांपल सुनो। जैसे कि मान लीजिए आप ट्रेन में गए होंगे कभी कभी, या फिर आपने ऐसा महसूस किया होगा कि आपने किसी को थोड़ा सा हेल्प करना चाहा और उसके बदले आपको ही होम करते हुए हाथ जलना, अगर आपने हिंदी में कहावत सुनी हो तो, नहीं, आप किसी को थोड़ी सी जगह देना, आप थोड़ी सी बैठ गए, फिर थोड़ी देर बाद आपने और अपनी जगह बना ली, थोड़ा और फैल के बैठने लगे, थोड़ी देर बाद पता चला कि आप लेटे हुए हैं, सामने वाला खड़ा हो गया जो जिसकी एक्चुअली सीट थी। तो समटाइम्स क्या होता है, ठीक इसी तरह की परेशानी हो जाती है कि हमने किसी को हो सकता है कि बहुत थोड़े से अधिकार दिए हो पर उसने अब अपने सारे कब्जे में कर लिए। सो इस पूरी कंडीशन में क्या हुआ कि पॉपुलर गवर्नमेंट्स कैन बी ऑटोक्रेटिक। इस कंडीशन में क्या हुआ, रिजल्ट क्या था, पॉपुलर गवर्नमेंट, ये कौन दिखाया भाई कि हम जिसको चुन रहे हैं वो बाद में ऑटोक्रेटिक नहीं होगा, अगर पॉपुलर है तो क्या हमेशा अच्छा ही रहेगा। पॉपुलर गवर्नमेंट कैन बी ऑटोक्रेटिक। ठीक है, और इसलिए जरूरी है कि बार बार, है ना, बार बार जो जनता का जो आदेश है वो एक बार नहीं सरकार माने, बल्कि बार बार माने, जनता की बीच बीच में सुनती रहे लगातार। जो भी सरकार में है वो, अगर डेमोक्रेसी आपने अपनाई है तो आप इसमें क्या करें, लोगों की बराबर सुनते रहे, मतलब एक बार नहीं बल्कि बार बार आपको जनता की तरफ से जो आदेश है वह मिलते रहना चाहिए। ठीक है, और एक और उसमें पॉइंट है कि जनादेश की बात हो गई, और दूसरी बात है इसमें बिफोर इलेक्शन, ना केवल बिफोर इलेक्शन बल्कि आफ्टर इलेक्शन आपको लोगों की जो बात है वह सुननी चाहिए। ठीक है, और साथ में रिस्पेक्ट सम बेसिक राइट्स, रिस्पेक्ट सम बेसिक राइट्स ऑफ द सिटीजन्स, नागरिकों के कुछ बुनियादी अधिकारों का आप पालन करें। एंड एवरीवन इज अ इक्वल, everyone is a equal before the law, सभी लोग समान हो, आप कुछ बुनियादी बातों का आदर करें। बिफोर इलेक्शन, आफ्टर इलेक्शन आप क्या करें, लोगों की जो बात है वह सुने, ये सारे पॉइंट्स होने चाहिए एक डेमोक्रेसी में, जो कि यहां पर नहीं था। ठीक है, साथ ही देखो विचार व्यक्त करने का अधिकार होना चाहिए। जैसे यहाँ के जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने क्रिटिसिज्म को बैन कर दिया, तो यहाँ पर अगर जो लोग हैं वह अपना कोई उनका ओपिनियन है वो एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो, और साथ ही फ्री टू थिंक, एक्सप्रेस, इन सभी के लिए वह फ्री हो इंडिया। और साथ में अगर वह कोई पॉलिटिकल पार्टी बनाना चाहते हैं, पॉलिटिकल कोई आप देखो इस तरह के आंदोलन करना चाहते हैं या फिर वह प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, तो उनको इस चीज का जो राइट है वह दिया जाए, है ना। तो यहां पर ये पूरी कंडीशन ये बताती है कि अगर आपने चुनाव जीत लिया है, गलती से किसी ने आपको चूज कर लिया है, तो आप ये ना सोचे कि नहीं अब तो हम भगवान हो गए, है ना। तो यहां पर ये कहा जाता है कि आपने चुनाव जीता है, इस आधार पर आप कुछ भी करने के अधिकारी नहीं हो जाते। सो फोर्थ और लास्ट जो डेफिनेशन, जो एक फीचर समझ में आता है वह क्या है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल विद इन द लिमिट सेट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ एंड सिटीजन्स राइट्स। तो जो भी गवर्नमेंट बनेगी, ठीक है, जो भी, कहां लिख दूं इसको, हाँ दिख रही है थोड़ी सी जगह, ठीक है, यहां पे लिख देती हूं, देखो। तो जो भी गवर्नमेंट बनेगी, चलो ऊपर ही स्पेस, ये कहा जा रहा है कि जो भी फोर्थ और लास्ट इसकी जो विशेषता है वह ये कहती है कि गवर्नमेंट उन लिमिट्स को माने। गवर्नमेंट क्या करे, ये मान लीजिए लिमिट्स है, गवर्नमेंट उन लिमिट्स को माने। तो ये लिमिट्स किस चीज की है, ये लिमिट्स है फंडामेंटल राइट्स की,
और ये लिमिट है रूल ऑफ लॉ की। ये रूल ऑफ लॉ या कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, ठीक है, तो ये कोई भी देश जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन का पालन करेगा और अपनी लिमिट्स को फॉलो करेगा, ऐसा ही गवर्नमेंट जो है वह क्या हो सकता है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो सकता है। क्लियर हुआ? तो ये 4 ऐसे फीचर्स थे जिसको कि हमने समझा। आइए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। Democracy is a form of government in which the ruler are elected by people with reference democracy. Consider the following statement. लोकतंत्र एक ऐसा स्वरूप है जहां पर रूलर्स को लोगों के द्वारा चुना गया हो। इसके बारे में 4 स्टेटमेंट है। फर्स्ट कहता है, अब देखो यहाँ पर चारों विशेषताएं एक तरीके से लिखी हुई हैं जो अब तक हमने एक एक करके पढ़ी। फर्स्ट में पाकिस्तान का एग्जाम्पल, सेकेंड में चाइना का एग्जाम्पल, देन नेक्स्ट सऊदी, एस्टोनिया, फिजी का एग्जाम्पल, और देन लास्ट हमने जिम्बाब्वे की बात की, ठीक है। अच्छा, 1-2 एग्जाम्पल्स और बुक में दिए हुए हैं जैसे कि मैक्सिको और बाकी सब, वो आप पढ़ लीजिएगा, है ना। ऑल मेजर डिसीजन आर टेकन बाय द इलेक्टेड रूलर। सेकेंड है द चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी टू चेंज द रूलर इज अवेलेबल टू ऑल पीपल ऑन द इक्वल बेसिस। सभी लोगों के पास ये अधिकार होना चाहिए कि वह चेंज कर सके। हाँ, 2 बातें तो बिल्कुल सही है यहाँ पर। फर्स्ट क्या हमने समझा, ऑल मेजर डिसीजन आर टेकन बाय द इलेक्टेड रूलर्स, जिसको हमने चुना है। पाकिस्तान में यही तो हो रहा था कि भले कॉन्स्टिट्यूशन है, गवर्नमेंट इलेक्टेड है, लेकिन अब इलेक्टेड गवर्नमेंट को डिसमिस करके जो बाकी लोग आ गए हैं एक तरीके से, वो डिसीजन ले रहे हैं और वो लोगों के द्वारा इलेक्टेड नहीं है, है ना। अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल विद इन लिमिट्स सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिटीजंस राइट। एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वो हो सकती है जिसकी अपनी जो लिमिट्स है वह कैसे तय हो, लोगों के अधिकार ना वह अतिक्रमण कर ले और ना ही कॉन्स्टिट्यूशन लॉ उस सबको करे। फोर्थ एंड लास्ट, ईच वोट इन अ डेमोक्रेसी मस्ट हैव वन वैल्यू। हर एक वोट का एक ही वैल्यू होगा, 2-4 होना चाहिए ना किसी किसी का। क्या लगता है आपको? तो यहां पर क्या ये चारों पॉइंट इसमें सही हैं? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ऑल ऑफ अबव। ये चारों ही जो सेंटेंस है वह करेक्ट है। आइए एक क्वेश्चन और, चलिए। अच्छा, अब हम देखते हैं 4 हमने इंपॉर्टेंट फीचर्स की बात कर ली, अब 2-3 पॉइंट्स और बचे। अगर हम ये देखें कि जो डेमोक्रेसी है, ये क्यों, वाई डेमोक्रेसी? अरे वाई का तो मतलब तभी पता चलेगा ना, वाई डेमोक्रेसी, तब जब हम इसके मेरिट और डिमेरिट्स की बात कर ले। अगर हम इसके पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स देख ले, तब डेफिनेटली वाई डेमोक्रेसी जो है हमें इसका आंसर मिल जाएगा। वाई डेमोक्रेसी, ठीक है। चलो हम इससे और पढ़ते हैं। सो एक साइड हम देखते हैं कि इसके मेरिट्स क्या है, गुण क्या है, क्यों हमें अपनाना चाहिए, और दूसरी साइड हम इसके डीमेरिट्स देख लेते हैं। किसी भी चीज का मूल्यांकन अगर आपको करना है, उसकी यूटिलिटी एंड बाकी चीजें जाननी है, तो उसका सही तरीका यही हो सकता है कि आप उसके मेरिट डीमेरिट्स देख लें। सबसे पहले हम एक मेरिट्स की बात करते हैं और यहां पर एक एग्जाम्पल बताते हैं। देखो हुआ क्या था, यहां पर एक एग्जाम्पल है चाइना वर्सेस इंडिया का, चाइना वर्सेस इंडिया का, ठीक है। और देखो ये एग्जाम्पल बताता है कि जब चाइना में, ठीक है, चाइना में क्या हुआ, चाइना में और इंडिया में लगभग सेम कंडीशंस थी और दोनों ही जगह अकाल आया हुआ था। और ऐसे में क्या हुआ, उस अकाल में हम देखेंगे कि चाइना में लाखों लोग जो है उनकी डेथ हो जाती है, बट इंडिया में ऐसा नहीं हुआ। और ऐसा क्यों नहीं हुआ, तो कई इकोनॉमिस्ट द्वारा और भी इस चीज़ को जो है वह ठीक तरीके से डिफाइन किया गया, इसके रूट में जाया गया कि आखिर कॉज रूट क्या थे, ऐसा क्या था। तब अंतर एक समझ में आता है कि जो इंडियन गवर्नमेंट है इसकी पॉलिसीज कैसी थी, वेलफेयर वाली पॉलिसीज थी, है ना। क्योंकि यहाँ पर फॉर्म ऑफ जो गवर्नमेंट है एक तरह से डेमोक्रेसी को अपनाया, डेमोक्रेसी में एक वेलफेयर का जो वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट अपनाया जाता है। तो यहाँ पर इसकी पॉलिसीज ऐसी थी कि गवर्नमेंट के द्वारा लोगों को सपोर्ट किया गया, फ्री में राशन बांटा गया और भी उनके लिए काफी व्यवस्थाएं की गई, बट चाइना में ऐसा नहीं किया गया। तब इससे हमें यह समझ में आता है कि वन ऑफ द बेस्ट फॉर्म जो है वह डेमोक्रेसी हो सकता है। तो चाइना वर्सेस इंडिया में हमने देखा कि अगर वो लाखों लोग जहां एक तरफ मारे जा रहे हैं, वहां इंडिया में थोड़े बहुत प्रभाव हुए और उसको ठीक तरीके से मैनेज कर लिया गया। तो ये एक इसका मेरिट हमें समझ आया। सो हम देखेंगे कि अब ऐसा इसलिए हुआ बिकॉज ऑफ डेमोक्रेसी मोर अकाउंटेबल फॉर्म है।
मोर अकाउंटेबल फॉर्म है ना। ज्यादा मेरिट्स इसका ये है कि जवाबदेही वाला स्वरूप है लोकतंत्र, कि अगर लोगों का शासन है, लोगों ने हमें चुना है, हम उनके लिए अकाउंटेबल है, उनके वेलफेयर के लिए। ये पहली बात हो गई, मोर अकाउंटेबल फॉर्म है। सेकंड हम इसमें बात करेंगे जो कि है क्वालिटी को लेकर, क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग इसमें अच्छा होगा, क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। सो डेमोक्रेसी की बात करें तो ये ज़्यादातर बेस होगा डिस्कशन पर, ये ज़्यादातर बेस होगा कंसल्टेशन पर, और ऐसे में परामर्श, विचार विमर्श, चर्चा जो है, देखो मान लो हम 10 लोगों से एक ही बात को पूछते हैं तो सब पॉजिटिव एस्पेक्ट्स नहीं बताएंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो उसका नेगेटिव एस्पेक्ट भी हमें बता देंगे। तब ऐसे में क्या होगा, ऐसे में हमें उस पर्टिकुलर डिसीजन को लेने में ये पता चल जाएगा कि अगर हम इस योजना को इंप्लीमेंट करते हैं तब हमें ये प्रॉब्लम होगी, और इस वर्ग से नहीं होगी तो इस वर्ग से प्रॉब्लम होगी। तो ऐसे में जब ज्यादा लोग इन्वॉल्व होंगे अगर डिस्कशन में, तब हमें, अगर हमने लोगों को सोचने की जो एक और अभिव्यक्ति की जो आजादी डेमोक्रेसी में दे रखी है, हमें पता चलेगा कि इसका ये बेनिफिट और ये डिमेरिट है, तब ऐसे में सरकार अपने जो डिसीजंस है वह ज्यादा बेहतर तरीके से ले पाएगी। तो ऐसे में ये नहीं होगा कि बस हौच पौच में किसी भी तरीके से बस डिसीजन लेना है इसलिए ले लिया। वो डिसीजन एक सही भी हो, इसके लिए एक हो सकता है एक व्यक्ति, अरे मैंने तो ये सोचा ही नहीं था, जब मैंने डिसाइड किया तब मैंने ये सोचा ही नहीं था, मेरा ध्यान ही नहीं गया। ये हो सकता है ना कि हम इस तरह से बाद में बहाना मार दें, लेकिन हम 20 लोगों ने उस एक चीज को सोचा, 1000 लोगों ने उस चीज को सोचा, लाखों लोगों के उसमें जो डिस्कशन जो पॉइंट्स है वह आए, तब ऐसे में हमें उसके प्रोस कॉन सारे पता चल गए। इससे टाइम लगता है, डेफिनेटली टाइम लगेगा, बट एक क्वालिटी जो है, क्वालिटी ऑफ डिसीजन, वो हमारी बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, एक क्वेश्चन देखो, इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको इसमें बताना है। बताओ जरा क्या होगा इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट इसमें क्या होगा? ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल द क्वालिटी ऑफ डिसीजन इन आवर डेमोक्रेसी इंप्रूव्स। सो बिकॉज ऑफ डेमोक्रेसी की बात करेंगे, इज बेस्ड ऑन द कंसल्टेशन एंड डिस्कशन एंड डेमोक्रेटिक डिसीजन ऑलवेज इन्वॉल्व्स मैनी पीपल्स, बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं। सो डिस्कशन एंड मीटिंग होगी, है ना, व्हेन अ नंबर ऑफ जो पीपल्स है पुट इन देयर हेड्स टुगेदर, अगर एक से कई लोग जो अपना अलग अलग तरीके के विचार इसमें रख रहे हैं, तो यहाँ पर जो भी मिस्टेक हो सकती है उस डिसीजन में उसको पॉइंट आउट करते हैं, और ऐसे में बहुत सारे लोगों के इन्वॉल्व होने से हम गलत फैसले लेने से बच जाते हैं। एक बहुत अच्छी बात लोकतंत्र के बारे में कही जाती है ना, कि दुर्घटना से देर भली। तो भले ऐसा ना हो कि हम स्ट्रॉन्ग और त्वरित डिसीजन ना ले पाए, फास्ट डिसीजन ना ले पाए, लेकिन हम गलत डिसीजन लेने से हम बच जाते हैं। मतलब जो कहा जाता है कि लोकतंत्र एक जल्दी फैसले लेना मुश्किल बना देता है, लेकिन गलत फैसले लेना और भी ज्यादा मुश्किल बना देता है। गलत फैसले आप जल्दी नहीं ले पाएंगे क्योंकि ज्यादा लोग इन्वॉल्व हैं, तो अगर आप गलत डिसीजन भी ले रहे हैं तब भी सबसे पूछ के लो। सेकंड इज आवर डेमोक्रेटिक सेटअप गारंटी नो मिस्टेक्स ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट इन मैनी पीपल्स। अच्छा, बहुत सारे लोग कहेंगे तो क्या वो बात सच हो जाएगी, सही हो जाएगी, उसमें गारंटी होगी इस बात की कि नो मिस्टेक्स? क्या ये गारंटी होगी? कहा जाता है कि डेमोक्रेसी इज बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, है ना, लेकिन बिकॉज इट्स अलाउ अस टू करेक्ट इज ओन मिस्टेक्स, हमें अपनी गलतियां सुधारने की एक जो गुंजाइश है वह देता है। बट देयर इज नो गारंटी दैट मिस्टेक्स कैन नॉट बी मेड इन डेमोक्रेसी एंड नो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कैन गारंटी दैट। केवल डेमोक्रेसी नहीं, कोई भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इस बात की गारंटी नहीं दे सकता कि मिस्टेक्स उससे नहीं होंगी। सो सेकेंड इसमें रॉन्ग होगा। पूछा क्या गया है? इनकरेक्ट। सो ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। क्लियर? चलिए अब हम देखते हैं थर्ड मेरिट्स में जो थर्ड पॉइंट है वह ये कहता है कि प्रोवाइड अ मेथड टू डील विद डिफरेंसेस। प्रोवाइड अ मेथड टू डील विद। अगर मान लीजिए इतने सारे लोग हैं तो और एक से ज्यादा उनके अलग अलग विचार है, डिफरेंट थॉट्स है, ओपिनियंस है, तब ऐसे में क्या होगा, उन सबकी बात अगर हम सुनेंगे तो जो डिफरेंसेस है वह आसानी से पट जाते हैं, आसानी से बट जाते हैं, है ना।
बांटना या बांटना, तो ये आसानी से क्या हो जाते हैं कि एक ऐसी मेथड हमें डेमोक्रेसी देता है, क्योंकि डेमोक्रेसी में हम लोगों को बोलने की आज़ादी देते हैं, तो ये एक इसका मेरिट हो गया। सो दैट्स वाई हमें डेमोक्रेसी में विश्वास रखना चाहिए। देन नेक्स्ट वन हम इसमें देखेंगे, किसी भी जैसे डिफरेंसेस की बात करें, कन्फ्लिक्ट्स की बात करें, तो कन्फ्लिक्ट्स में सीधा आपको हिंसा नहीं करनी है, आपके पास पहले बात रखने का मौका है एक डेमोक्रेसी में, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स। अगर लोगों को सम्मान इतना ज़्यादा रहता है, उनकी बात सुनी जाती है, और डेमोक्रेसी में बहुत ज़रूरी है कि डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स जो है वह बनी रहे, इसके लिए काफ़ी सारे जो राइट्स है वह भी प्रोवाइड करता है डेमोक्रेसी। सो दैट्स वाई हमें डेमोक्रेसी को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। और अब हम चलते हैं डीमेरिट्स की तरफ, ठीक है। इट्स अलाउड टू करेक्ट इट्स आवर ओन मिस्टेक्स। हम अपनी गलतियों को क्या कर सकते हैं, इसमें करेक्ट कर सकते हैं। तो ये 3-4 पॉइंट्स ऐसे थे कि हमें डेमोक्रेसी को हमें अपनी गलती सुधारने का मौका देता है ना, हमें अपनी गलतियां सुधारने का मौका देता है डेमोक्रेसी। अब हम बात करेंगे सेकंड डीमेरिट्स की, आखिर हमें क्यों नहीं अपनाना चाहिए। बिकॉज ऑफ इंस्टेबिलिटी, बिकॉज ऑफ इंस्टेबिलिटी, अस्थिरता। सरकार जल्दी जल्दी बदलती रहती है, एक सरकार गई दूसरी तरह सरकार आ गई, वो जो अपने विकास डेवलपमेंट वर्क कर रही थी वो रोक दिए गए, उसने अपने तरीके के किए, तब ऐसे में एक प्रॉब्लम जो है वह पैदा होती है। तो इंस्टेबिलिटी है ना, इंस्टेबिलिटी इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो लीडर्स है वह चेंज होते रहते हैं, जो लीडर्स हैं वह क्या होंगे, चेंज होते रहेंगे, गवर्नमेंट चेंज होगी, पॉलिसी चेंज होगी, ठीक है। अब हम देखेंगे कि पॉलिटिकल जो कॉम्पिटिशन है, नो स्कोप फॉर फॉर्मेलिटी एंड, हम देखेंगे कि यहाँ पर पॉलिटिकल जो कंपटीशन है वह इतना ज़्यादा है और इतना गलत तरीके से है पॉलिटिकल कंपटीशन, ठीक है, कि लोग इसी में लगे रहते हैं और हमें लगता ज़रूर है कि वेलफेयर के लिए वर्क करेंगे, बल ये नहीं कर पाते हैं, ठीक है। हम कहेंगे कि एक बैड डिसीजंस होते हैं। अब देखो बैड डिसीजन, एक तरफ हम कह रहे हैं कि क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग बेटर होती है, और दूसरी तरफ हम कह रहे हैं बैड डिसीजंस इसलिए हो सकते हैं क्योंकि हम आप जो फैसले ले रहे हैं, अब आपको क्या पता कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है वह उसका प्रारूप क्या हो, इतने विद्वान हो, इतनी पढ़ाई लिखाई की है, वास्तव में इतना सोच सकते हो कानूनी रूप से, तार्किक रूप से, सामाजिक रूप से कि हमारे देश का जो नेशनल अगर हम पॉलिसी बना रहे हैं स्पेशली एजुकेशन को लेकर, हेल्थ को लेकर, तो उसमें ये जो पॉइंट्स है वह होने चाहिए। हम ये ड्राफ्ट नहीं बना सकते। अब सरकार मांग भी ले हमसे कि चलो अपने जो लोग हैं वह अपने, आप देखेंगे कि पीआईबी पर किसी भी एक्ट को बनने और लागू होने के पहले सरकार लोगों की राय, और जैसे कि भी यूसीसी लागू होना है तो जो आपका 22 जो विधि आयोग है, लॉ कमीशन है, गवर्नमेंट ने उसको यह काम दिया है कि आप लोगों से राय मांगे, जो धार्मिक समूह है, जो रीजनल अगर रिलीजन कम्युनिटी की बात करें, उनसे विचार विमर्श करें। अब जब पता ही नहीं है तो क्या दोगे, तब ऐसे में क्या है कि आपसे पूछा भी जाए, और इवन इलेक्टेड लीडर्स जो हैं उन्हें खुद भी नहीं पता कि जनता की भलाई के लिए अच्छा क्या है, वो नहीं समझ पाते इस चीज को। सो इलेक्टेड लीडर्स की बात करें, डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ पीपल्स, है ना, लोगों के लिए क्या बेस्ट इंटरेस्ट होते हैं वो नहीं पता। सो बैड डिसीजन, दोनों की तरफ से बैड डिसीजन, हमसे पूछ ले, हमें आता नहीं है, उसको पता नहीं है जो वहां पहुंच गया है। सो बैड डिसीजन की पूरी गुंजाइश है। देन करप्शन, कहना ही क्या है, कुछ बताने की बात ही नहीं है। जैसे पॉलिटिकल और पार्टीज और इन सब की हमने बात की, हमारे दिमाग में सबसे पहला जो वर्ड आता है वो करप्शन आता है, कि करप्शन नहीं हुआ तो काहे का डेमोक्रेसी, काहे का पॉलिटिक्स, है ना, काहे का वो पॉलिटिकल लीडर। नेक्स्ट हम कहें ऑर्डिनरी पीपल डोंट नो what is good for them, what is good फॉर देम, उन्हें पता ही नहीं है, साधारण लोग हैं, उन्हें नहीं पता कि उनके लिए क्या गुड है क्या नहीं, एंड दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग, है ना, दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग। सो यहाँ पर ये इसके डीमेरिट्स है, और ये हमें रोकते हैं कि अगर डेमोक्रेसी नहीं तो क्यों नहीं। लेकिन फिर भी हम कहें कि डेमोक्रेसी एक, अगर बेस्ट फॉर्म नहीं कह सकते तो वन ऑफ द बेस्ट फॉर्म तो है ही, क्योंकि ये मेरिट्स जो है इसके ज़्यादा है, और जब हमारे पास कुछ नहीं है तो एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तो हमें अपनाना ही है ना। इसलिए हम इसके जब ब्रॉडर लेवल की बात करते हैं, लास्ट आपका बचता है कि अभी तक हमने टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल से आगे हम जा चुके हैं, हमने बहुत सी चीज़ों को पढ़ा। अब हम बात करेंगे किसकी, पहले आओ एक क्वेश्चन देख लो, वाई डेमोक्रेसी इज कंसिडर द बेस्ट फॉर्म, why consider the best form of the government, it provide a method to deal with differences and conflict, है ऐसा है ना। democratic government is more accountable form of the government, definitely,
इट एज इट इलेक्टेड बाय द पीपल देयर इज नो स्कोप फॉर मिस्टेक। कौन दे सकता है इस बात की, इस बात की गारंटी कौन दे सकता है? नॉट ओनली डेमोक्रेटिक बट नो वन, ऐसा कोई भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है जो कह दे कि कोई नो मिस्टेक्स की जो गारंटी है वह ऐसा नहीं है, है ना। सो इसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। फर्स्ट एंड टू जो सेकंड जो स्टेटमेंट है वह करेक्ट है कि एक तरीका देता है, कॉन्फ्लिक्ट डिफरेंसेस को प्रोवाइड्स करता है मेथड के लिए, और साथ ही डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मोर अकाउंटेबल है। क्लियर? चलिए एक क्वेश्चन और, डेमोक्रेसी इन इंडिया की बात करें, अब ये नहीं लिखवा रही हूं, ये सुन लो। देखो अगर हम इंडिया की बात करें तो इसे विश्व का एक बहुत बड़ा लोकतंत्र, सबसे बड़ा लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है वो द वर्ल्ड। सिंस इंडिपेंडेंस सिटीजन हैव बीन गिवन द राइट टू वोट एंड इक्वल राइट वोटिंग विदाउट कंसीडरिंग देयर कास्ट, रिलीजन एंड कलर, है ना। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जाति, रंग, धर्म, इन सब के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया गया है, सभी को इक्वल राइट्स दिया गया है वोट का। और अगर डेमोक्रेसी का बेसिक आइडिया ही पॉलिटिकल इक्वलिटी है तो हमने देखा कि डेमोक्रेसी इन इंडिया और डेमोक्रेसी इन इंडिया की अगर हम बात करें तो ये जो आपका राइट टू वोट है ना, ये दिया गया है। और यहाँ पर पॉलिटिकल जो इक्वलिटी है, ये बेस आइडिया अगर है तो डेफिनेटली इंडिया में डेमोक्रेसी है। Democratic principles by which the Indian government functions are sovereign, socialist, secular, democratic and republic. Definitely. Elections are held after 5 years. Government officials work under the election commission of during elections day. So यहाँ पर डेमोक्रेसी इन इंडिया यही होगा कि ठीक है पॉलिटिकल इक्वालिटी है, हमने लोगों के अधिकार जो है वो उन्हें दिए हुए हैं, तो एक डेमोक्रेसी के बेस पर। आप कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, 2-3 क्वेश्चंस और देखो। द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ द डेमोक्रेसी टेकन अ टाइम टू दैट अ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। मोस्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसीज की अगर हम वर्ल्ड में बात करेंगे, इन्हें रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कहा जाता है। ठीक है, इसके बारे में आपको बताना है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड इनडायरेक्ट। क्या इसको इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी कहा जाता है? इनडायरेक्ट क्यों? अच्छा ये बताओ कि जो लोग हैं क्या ये डायरेक्ट जाके पार्लियामेंट में बैठ रहे हैं? आप क्या डायरेक्ट पार्लियामेंट में जा रहे हो? एमपी एमएलए खुद हो? नहीं। हमने यहां पर बीच में क्या किया, एक रिप्रेजेंटेटिव था हमारा, जो हमारा प्रतिनिधित्व था, जिसे हमने चुना था। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो सकता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज हो सकता है। तो ऐसे में हमने डायरेक्ट नहीं, हमने क्या किया, हम दो बार में गए। इसका मतलब हमने डायरेक्ट नहीं बल्कि हमने इनडायरेक्ट जो फॉर्म है इसको फॉलो किया। सो इट्स ऑल्सो कॉल्ड अ इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी या रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। क्लियर? इन अ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी अ माइनॉरिटी इज अलाउड टू टेक डिसीजन इन बिहाफ ऑफ ऑल पीपल। अरे ऐसी डेमोक्रेसी का क्या करेंगे कि अगर मान लीजिए 1000 लोग हैं तो जो लोग 100 लोग हैं, 1000 लोगों में मान लीजिए जो 50 लोग हैं उनकी चल जाए बाकी 950 पर। ऐसा पॉसिबल है? और क्या ये सही है, तार्किक है, लॉजिक है? इसमें नहीं। तो डेमोक्रेसी का मतलब ये थोड़ी हुआ कि अल्पसंख्यक है तो उन्हें सब पर शासन करने का मौका दो। ये तो गलत होगा। ऐसा होता तो मुस्लिम लीग, पाकिस्तान अलग क्यों होता? मुस्लिम लीग से ही कह देते हैं ठीक है पाकिस्तान, भारत को ही पाकिस्तान बना दो, बांग्लादेश बना दो। So, in a representative, a minority is not allowed to take a decision on the behalf of all people. In India is an example of representative democracy, definitely. So, correct statement is second. Wrong है 1 and 3 only. Clear? Clear? Second last question, एक और question है. Consider the following statement about features of a democracy in India. It provide for collective responsibility of the representative. क्या सामूहिक उत्तरदायित्व का प्रावधान करता है? इंडियन डेमोक्रेसी डिपेंड ऑन पॉपुलर सोवर्निटी ऑफ द गवर्नमेंट. लोकप्रिय संप्रभुता, क्या सरकार की लोकप्रिय संप्रभुता का हिस्सा है? इंडियन डेमोक्रेसी के डिपेंड करती है कि सरकार कितनी लोकप्रिय है, संप्रभु है. अरे भाई हम सोवर्निटी का कॉन्सेप्ट अपनाते पर लोकप्रिय सरकार का हमारे यहाँ कोई कॉन्सेप्ट नहीं है. सो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबिलिटी है. सो डेफिनेटली ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर. लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्लास, रिगार्डिंग डेमोक्रेसी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है. ऑल द मेजर डिसीजन टेकन बाय रूलर हु आर इलेक्टेड बाय द पीपल. लोगों के द्वारा चुने गए शासक ही सभी प्रमुख निर्णय लेंगे. डेफिनेटली है ना. इनकरेक्ट फाइंड करना है, 4 में से एक इनकरेक्ट है. पीपल कैन डिसाइड एंड चेंज द रूलर बाय फ्री एंड फेयर इलेक्शन. फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए ताकि लोग जो है वह चेंज कर सके. डेफिनेटली
द चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी इज अवेलेबल टू ऑल पीपल ऑन अ इक्वल बेसिस, यह विकल्प और अवसर सभी लोगों के लिए हो। डेफिनेटली द एक्सरसाइज ऑफ दिस चॉइस लीड टू एब्सोल्यूट पावर ऑफ द गवर्नमेंट, इस पसंद का प्रयोग करके सरकार पूर्ण शक्ति क्यों, अरे नहीं भाई, एब्सोल्यूट पावर नहीं हो सकता, बिकॉज ऑफ हमने एक डेफिनेशन में क्या देखा, डू नॉट क्रॉस की जो लाइन है, गवर्नमेंट कहां बंद है, गवर्नमेंट ऐसी है जिस पर कि लिमिटेशंस होंगी, किस चीज की, सिटीजन्स के राइट की एंड लॉ की, कॉन्स्टिट्यूशन की, लॉ कॉन्स्टिट्यूशन एज सिटीजन्स के राइट। तो एब्सोल्यूट फ्रीडम नहीं है, ये थोड़ी है कि चुना है तो कुछ भी करोगे। चलो एक क्वेश्चन देखो, डेमोक्रेसी इज अ मॉडर्न लिबरल आइडियोलॉजी whose basis ideal include respect for the dignity of the individual, freedom, equality, justice, governance based on a consent of a general public discourse। आपको करना है, चर्चा करनी है कि लोकतंत्र एक आधुनिक उदारवादी विचारधारा है जिसके मूल आदर्शों के रूप में ये है, ठीक है, इन पर आधारित हो, ऐसा शासन ही डेमोक्रेसी कहा जाता है। 200 वर्ड में लिखिए, 500 वर्ड में लिखिए, जैसा मन है वैसा लिखिए, ठीक है। चलो तो आज की क्लास में इतना ही। तो हमने क्या क्या देखा आज की क्लास में, आओ एक बार फिर से बता देती हूँ, ठीक है। सो व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई। अब देखो कल हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन की, है ना, कल हम बात करेंगे कि संविधान किस तरीके से बना। आज तो हमने लोकतंत्र की बात कर ली और इसमें हमने फीचर्स की बात की कि कुछ पहले हमने डेफिनेशन को देखा, डेफिनेशन को हमने थोड़ा सा और डिकोड करने का प्रयास किया। 11 क्वेश्चंस देखे क्लास में, एक मेंस का क्वेश्चन देखा। फर्स्ट हमने देखा कि पहला फीचर है प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के द्वारा लिए जाते थे। पाकिस्तान का एग्जाम्पल देके एक विशेषता हमें मिली कि ना डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट बी विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल, ठीक है, ये पहली बात, पहली विशेषता मिली। दूसरा एग्जाम्पल हमने देखा फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल प्रोसेस का, और यहाँ पर हमने चाइनीज का एग्जाम्पल लिया, चाइना का एग्जाम्पल लिया, और इसमें हमने जाना कि अगर इलेक्शन रेगुलरली हो रहे हैं बट वे हैव, वहाँ के जो लोग थे उनके पास दे हैव नो रियल चॉइस बिटवीन द पॉलिटिकल अल्टरनेटिव्स, आपके पास अगर राजनीतिक विकल्प ही नहीं है तो काहे का लोकतंत्र। सो दैट मीन्स इसकी नेक्स्ट जो फीचर है क्या, डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन वेयर दोज करंटली इन पावर हैव अ फेयर चांस ऑफ लूजिंग, जो जीतने के चांस रखता है उसके हारने के भी बराबर चांसेस हो। तीसरा इंपॉर्टेंट है 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, यहाँ पर हमने सऊदी एस्टोनिया की बात की और इसमें हमने जाना कि डेमोक्रेसी का फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है पॉलिटिकल इक्वालिटी, है ना, और ईच एडल्ट सिटीजन मस्ट हैव 1 वोट एंड ईच वोट हैव मस्ट 1 वैल्यू, ठीक है। और लास्ट हमने देखा रिस्पेक्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट, मतलब ऐसी गवर्नमेंट हो जो कि लिमिटेशंस को अपना फॉलो करे, ठीक है, और बिफोर इलेक्शन एंड आफ्टर इलेक्शन जो है ऐसा नहीं कि चुन लिया तो भगवान हो गए, अगर लोगों ने इलेक्टेड आपको कर दिया तो वह डेमोक्रेसी जो है वह ऑटोक्रेटिक भी हो सकता है। इसलिए आपको लोगों का जनादेश, जो लोगों की चीज के जो डिसीजंस है, लोगों की जो बातें हैं वह बार बार सुनना चाहिए, ठीक है। सो रिस्पेक्ट सम बेसिक राइट्स ऑफ द सिटीजंस एंड एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ, ठीक है। चलिए, सो ये थे 4 वाई डेमोक्रेसी, सो मेरिट डिमेरिट्स। और एक और इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट है कि अगर हम ब्रॉडर मीनिंग की बात कर ले, देखो डेमोक्रेसी को तो हमने समझ लिया, लास्ट में इसमें बताया हुआ कि अब लोकतंत्र को जो है वह थोड़ा सा विस्तृत अर्थों में समझें। अगर हम इसके ब्रॉडर मीनिंग की बात करें तो आज गुड गवर्नेंस की बात आ गई, अब हमारे फंडामेंटल राइट्स वो एक्सपेंड हो रहे हैं। फंडामेंटल राइट में अगर हम जैसे राइट टू वाटर की बात करें, राइट टू फ्रेश एनवायरमेंट की बात करें, क्लीन एंड फ्रेश एयर की बात करें, ये भी हमारा फंडामेंटल राइट है। तो देखो अभी ये सारे जो मॉडर्न डेमोक्रेसीज की बात करें तो अब जो है वह काफी चेंज हो रहा है, क्योंकि लोगों की जो एक पार्टिसिपेशन है, उनके जो विचार है, उनका जो एक्सप्रेशन है, सारी चीजें बढ़ रही हैं। तो अब लोकतंत्र का जो अर्थ है वह केवल कुछ फंडामेंटल, केवल राइट टू इक्वलिटी तक नहीं रह गया है। अब हम देखेंगे कि नए नए समय में नए नए जो डिसीजंस आ रहे हैं वो उनके लोगों के अधिकार को बढ़ा रहे हैं, है ना। तो अब हम देखेंगे कि एक तरीके से जो प्रतिनिधित्व वाला लोकतंत्र है, जो रिप्रेजेंटेटिव्स है, वो लोकतंत्र थोड़ा सा एक्सपेंड हो रहा है, लोगों की तरफ ज्यादा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका ब्रॉडर मीनिंग हो गया। सो ये था आज का क्लास, मिलते हैं हम अपने कल के क्लास में। क्लास कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा, बताइएगा कि अगर आपका कोई ऐसा टॉपिक है जो समझ में नहीं आया देन नेक्स्ट क्लास में हम उसको कवर करेंगे, आपके डाउट्स जरूर लेंगे। सो थैंक यू सो मच।